हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिंपड़कर एकेडमी और मैं हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर रोहिणी पिंपड़कर। और आज इस वीडियो लेक्चर में हमने एक नई सीरीज शुरू की है जो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, पॉलिटिकल साइंस के, जो हमने विजन के इससे ली हुई है। तो इसमें हम नवंबर महीने का करंट अफेयर्स कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखते हैं इससे रिलेटेड पहली न्यूज़। तो पहली न्यूज़ निकल कर आई है साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में है इन द न्यूज़। कि ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस एक साथ करने की बात की हुई है। तो अब देखते हैं कि साइमल्टेनियस इलेक्शन एक्चुअली होता क्या है। इट मीन्स स्ट्रक्चरिंग द इंडियन इलेक्शन cycle in a manner that elections to Lok Sabha and state assemblies are synchronized together, under which voters in a particular constituency vote for both on the same days। मतलब देखिए, यहाँ पे बात की जा रही है कि हमारे जो इंडियन इलेक्शंस हैं वो जो साइकिल है इसको फिर से एक करने की बात की जा रही है, ताकि लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन का एकत्रीकरण हो। मतलब एक साथ इलेक्शन की बात करी जा रही है, लेकिन वो पर्टिकुलरली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए होंगी। ऐसा नहीं होगा कि पूरे देश में एक ही दिन इलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। साइमल्टेनियस इलेक्शन वर द norm until 1967, but following dissolution of some legislative assemblies in 1968 and 1969 and later and that of Lok Sabha in 1970, elections to state assemblies and parliament have been held separately। तो देखिए, जो हमारे इंडिया में जो फर्स्ट इलेक्शन हुआ था वो था 1951 का। तो तब से लेकर प्रथा थी, मतलब ऐसा होता था कि जो स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस होंगे किसी पर्टिकुलरली स्टेट में, तो उसी टाइम में लोकसभा के भी इलेक्शंस की जो सीटें थी उसके लिए ले लिया जाता था। लेकिन 67 में क्या हो गया, तब पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई थी मद्रास में। तो ऐसे में क्या हुआ है, तो ऐसे जो गवर्नमेंट होती है, वैसे तो ऑल ओवर इंडिया में हमेशा से कांग्रेस गवर्नमेंट ही इस्टेब्लिश होती थी, या फिर ऐसी गवर्नमेंट्स इस्टेब्लिश होती थी कि जिससे क्या होगा कि वो हमेशा कांग्रेस के फेवरिंग में के हिसाब से ही चलती थी, ताकि तो ऐसे में हर एक जो गवर्नमेंट होती थी वो 5 साल का टर्म बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लेती थी। लेकिन नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट होने के कारण, और ऐसा ही चलन बाकी के थोड़े से प्रदेशों में भी देखा गया, जैसे कि पंजाब वगैरह, तो वहाँ पे क्या हो गया था कि नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट अपने जो 5 साल थे जो असेंबलीज के, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, वो कंप्लीट नहीं कर पाई थी टर्म। तो जो साइकिल था एक साथ इलेक्शन लेने का वो डिस्टर्ब हो गया, और जो एक साथ इलेक्शन लेने की जो जो प्रथा चल रही थी वो यहाँ पे डिस्टर्ब होने के कारण वो फिर से एक साथ नहीं आ पाई। इवन अभी तक वो एक साथ नहीं हो रहे इलेक्शन हमारे इंडिया में। तो लेटर later simultaneous election idea was proposed by election commission in 1983। it was also referred by लॉ कमीशन एंड नीति आयोग। देखिए, नीति आयोग और लॉ कमीशन ने भी एक साथ इलेक्शन की बात की है इंडिया में। simultaneous election does not mean that voting across the country for a Lok Sabha and state assemblies happen in a single day। It can be conducted in a phase-wise manner, and voters in a particular constituency vote for both state assemblies and लोक सभा द सेम डेज। देखिए, एक साथ एक दिन में पूरे इंडिया के लिए इलेक्शन नहीं होने वाला है, बल्कि इलेक्शन होगा कुछ फेज वाइज। जैसे कि अगर हमने बिहार का इलेक्शन ले लिया तो बिहार के लोग क्या करेंगे कि एक ही दिन में जब वो वोटिंग के लिए जाएंगे तो वो सबसे पहले जिसकी लोकसभा की उनकी जितनी भी सीटें उसके लिए वोट करेंगे, और साथ ही साथ में बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए वोट करेंगे। तो ये एक ही दिन में इनका इलेक्शन दोनों के लिए, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबलीज का भी हो जाएगा स्टेट की, बिहार स्टेट की, और साथ ही लोकसभा के लिए भी इनका जो वोटिंग है वो हो जाएगा। इस तरीके की बात की जा रही है। एक दिन में पूरा इलेक्शन ऑल ओवर इंडिया में नहीं होने वाला। तो इससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स देखते हैं जो इलेक्शन से रिलेटेड है। तो देखिए, पहले तो हमें देखेंगे लोकसभा से के जो इलेक्शन है उससे रिलेटेड आर्टिकल 2 ही है, 83 और 85। आर्टिकल 83 कहता है कि लोकसभा का जो टर्म होगा वो 5 ईयर का होगा, मतलब नॉर्मल जो पीरियड होता है तब।
और ये जो टाइमिंग हो जो काउंट करते हैं ये इनके फर्स्ट मीटिंग से किया करते हैं। ओके, और साथ ही साथ में आर्टिकल 85 कहता है कि प्रेसिडेंट के पास में पावर है कि वो क्या करे, डिसॉल्व कर दे टाइम से पहले ही लोकसभा को, ऑन द एडवाइस ऑफ द यूनियन कैबिनेट। अगर यूनियन कैबिनेट क्या करेंगे, उनको एडवाइस देंगे कि आपको टाइम से पहले क्या करना है, लोकसभा को विसर्जित करना है, तो प्रेसिडेंट के पास में वो राइट होता है। ओके, तो और साथ ही साथ में अब हम देखेंगे कि आर्टिकल 172 जो कि रिलेटेड है लेजिस्लेटिव असेंबली से, वो कहता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली की जो टर्म है वो 5 ईयर की रहेंगी। और 174 कहता है आर्टिकल कि गवर्नर के पास में वो पावर है कि जो डिसॉल्व करे स्टेट असेंबलीज को, लेकिन ये तभी डिसॉल्व कर पाएंगे गवर्नर अगर वहाँ की जो स्टेट कैबिनेट है वो उन्हें इस तरीके की सलाह देंगी। तो देखिए, अगर एक साथ अगर इलेक्शंस होने हैं तो इन्हीं आर्टिकल के थ्रू चेंजेस होंगे। तो ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 83, 85, 172 एंड 174। ये 4 आर्टिकल आपको ध्यान में रखने हैं। तो देखिए, जो एक साथ इलेक्शन की बात क्यों की जा रही है, तो इसकी कुछ फेवरिंग वाली जो बातें वो देखेंगे। पॉलिसी पैरालाइज, frequent election lead to impose the model code of conduct MCC over prolonged period of time, which often lead to policy paralysis and governance deficit in the form of suspend डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, वेलफेयर स्कीम, कैपिटल प्रोजेक्ट। देखिए, जब एक साथ इलेक्शन अगर हर एक, क्योंकि हमारे इंडिया में क्या होता है साल भर इलेक्शन चलते रहते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है उस पर्टिकुलरली स्टेट में क्या होती है आचार संहिता लागू कर दी जाती है। इस वजह से क्या होता है वहाँ के जो वेलफेयर प्रोग्राम्स होते हैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, बैडली वो ठीक से नहीं चल पाते हैं, वेलफेयर स्कीम्स हो या फिर वहाँ के जो प्रोजेक्ट है वो नहीं चल पाते, और गवर्नेंस जो होता है वो वहाँ का थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो अगर एक साथ इलेक्शन हो जाएगा तो इसका जो टाइम पीरियड होगा वो बहुत ही कम होगा और लोगों को इससे फ़ायदा होगा। ह्यूज एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, बाय वेरियस स्टेक होल्डर्स like political parties, individual candidates, etc. They urge to spend more than the set limit to win elections is blamed as one of the key drivers for corruption and black money इन द कंट्री। देखिए, बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है, सेट जो लिमिट हुई है इससे भी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज एंड इंडिविजुअल इलेक्शन को जीतने के लिए स्पेंड करते हैं। और ये ऐसा कहा जाता है ये जो ब्लैक मनी है, ये जो पैसा खर्च किया जा रहा है इलेक्शन में वो करप्शन से आ रहा है और ब्लैक मनी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो अगर हमने एक साथ इलेक्शन ले लिए तो ये जो करप्शन है और ब्लैक मनी जो है पॉलिटिकल पार्टीज का जो एंगेजमेंट होता है इलेक्शन के दौरान, तो ये बहुत ही कम हो जाएगा। तो ये इसमें कहा जा रहा है एंगेजमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस, डिप्लॉयमेंट of security forces is normally throughout the elections and frequent elections takes away a portion of such armed police force which could otherwise be better deployed for other internal security purpose। देखिए, जब भी इलेक्शंस होते हैं तो फेयर कंडीशन में इलेक्शन हो, इस वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस लगा दिए जाते हैं इलेक्शंस में। तो ये थ्रू आउट पूरा ईयर भर चलते रहता है कि हर एक यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे तो वहाँ पे सिक्योरिटी देने के लिए जाए। तो जो मेन काम होता है पुलिस फोर्स का, तो ये वो मेन काम छोड़ के मतलब इंटरनल सिक्योरिटी का काम छोड़ के बस इलेक्शन के ड्यूटी पे लग जाती है। तो ये इससे कम हो जाएगा अगर एक साथ इलेक्शन हो गए तो। dispersing public life, frequent elections lead to dispersion of normal public life and impact functioning of essential services. If simultaneous elections are held, this period of disruption would be limited to a certain predetermined period of time। अगर एक साथ इलेक्शन जब भी इलेक्शंस होते हैं तो क्या होता है, तो हमारी जो पब्लिक लाइफ होती है क्योंकि आचार संहिता वगैरह लागू होती है तो उसमें क्या इसेंशियल जो सर्विसेज होती है वो कुछ टाइम पीरियड के लिए क्या स्थगित कर दी जाती है कि नहीं। तो आप ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते दिस टाइप। तो ये अगर एक साथ इलेक्शंस हो जाएंगे ना तो क्या हो जाएगा, वो जो टाइम पीरियड होता है इसेंशियल सर्विसेज जो हमारी डिस्टर्ब होती है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये लोगों के लिए इससे फ़ायदा हो जाएगा। इस तरीके की बात की जा रही है इसके फेवरिंग में। इम्पैक्ट
on social fabric. Frequent elections perpetuate caste, religion, communal issues across the country, as elections are polarizing events which have accentuated कास्टिज़म, कम्युनलिज्म एंड करप्शंस। देखिए, जब भी इलेक्शंस होते हैं तो हमेशा कास्ट के नाम पर, रिलीजन के नाम पर या फिर कम्युनल इश्यूज़ को आगे कर कर वोट मांगे जाते हैं। तो इससे क्या, जो सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर होता है थोड़ा डिस्टर्बिंग हो जाता है। जो सोसाइटी का जो एक साथ रहने की जो बात होती है थोड़ी सी डिस्टर्बिंग हो जाने के कारण तो इलेक्शंस के दौरान ये सब होते रहता है। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो बहुत ही कम हो जाएगा और हम एक हेल्दी सोसाइटी में रहने के लिए ये बहुत ही अच्छा है कि इलेक्शंस का टाइम कम हो, ताकि ये सोशल जो फाइब्रिक जो चलते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा ये थोड़ा सा कम हो। Focus on populist measures. Frequent elections will impact on the focus of governance and policy making, as it forces the political class to typically think in terms of immediate electoral gains rather than focus on लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़। देखिए, हमेशा जब इलेक्शंस होते हैं तो हमेशा ऐसी पॉलिसी को प्रमोट किया जाता है जो फास्ट उनको क्या वोटिंग ज़्यादा से ज़्यादा उनके फेवर में हो जाए, इस तरीके से बात की जाती है। जैसे कि एक पार्टी है, ए पार्टी, अगर वो गवर्नमेंट में है तो वो क्या कहेंगे, अपने लोगों से कहेंगे नहीं, अगर हम फिर से अगर 5 साल अगर आप हमें मौका देते हैं तो हम ऐसे स्कीम लेके आएंगे, वेलफेयर हम बहुत ही जल्दी घर दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस तरीके से। और जो पॉलिटिकल पार्टी है, ये जो अपोजिशन में है, ये अगर चाहती कि मैं जीत के आऊँ तो ये क्या करेंगी, नहीं, वो अपना एक मैनिफेस्टो डिसाइड करेंगे, उसमें ऐसी स्कीम लेके आएंगे जो पहली वाली गवर्नमेंट में ना की गई हो और जो पॉसिबल भी नहीं है। ऐसी भी वो क्या करते हैं, पॉलिसी लेके आ जाते हैं। जैसे कि बहुत से गवर्नमेंट कहते हैं कि नहीं, हम हर एक इंसान को कहेंगे बहुत सारे पैसे दे देंगे। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन फिर भी इलेक्टोरल गेन के लिए इस तरीके की बात की जाती है। और जो विकास का जो मुद्दा होता है, जो लॉन्ग टर्म लोगों को फ़ायदा देते हैं, तो ऐसी पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम को डील कर दिया जाता है। तो ये सब बहुत ही कम हो जाएगा अगर एक साथ इलेक्शन ले लेंगे तो। इम्पैक्ट ऑन वोटर्स टर्नआउट। अकॉर्डिंग टू लॉ कमीशन रिपोर्ट, साइमल्टेनियस पोल्स विल बूस्ट वोटर टर्नआउट। देखिए, अगर एक साथ इलेक्शन हो गए ना तो लॉ कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि लोगों का जो मतदान करने का जो परसेंटेज है, जो इंडिया में 62, 63 इस तरीके से रहता है, तो वो इंक्रीज़ हो जाएगा और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लग जाएंगे मतदान करने के लिए। तो अभी हम देखते हैं इससे रिलेटेड जो अगेंस्ट में बात की जा रही है एक साथ इलेक्शन के, तो वो देखेंगे। ऑपरेशनल फेसिबिलिटी such as how the synchronized cycle for the first time, what will be the procedure in case ruling party coalition losses majority before 5 years, feasibility for the election commission to conduct elections at such a massive स्केल एक्सेट्रा। देखिए, अगर हमने एक साथ इलेक्शन की बात की है, जैसे कि 1951 में हुआ था, वहाँ की सिचुएशन अलग थी, इसके पहले इलेक्शंस नहीं हुए थे आफ्टर द इंडिपेंडेंस, ओके, तो वो सिचुएशन अलग थी और अभी की सिचुएशन अलग है। यहाँ पे कई स्टेट ऐसे हैं जिनके 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे कि अगर एक साथ इलेक्शन लेना है तो कई स्टेट ऐसे जो 5 साल कंप्लीट कर चुके हैं, ओके, कई स्टेट ऐसे जो सिर्फ 3 ईयर्स कंप्लीट कर चुके हैं, कोई सिर्फ 2 ईयर्स कंप्लीट हो चुके। तो ये जो गैप पीरियड है इनके बीच के, वो कैसे भरेंगे, तो ये एक इशू हो जाता है, ओके। तो वो क्या रूलिंग पार्टी मानेंगे नहीं कि हमारा जो टाइम पीरियड है वो आप कम दे रहे हो, तो वो क्या मानेंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो ये एक इशू की बात है यहाँ पे। और साथ ही साथ जो कोएलिशन गवर्नमेंट जो होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं चल पाती है। मतलब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती है, एक इलेक्शन के दौरान एक अपना संगठन बना लेती है, नहीं बाबा आप इसको सपोर्ट करो, वो भी मेरे फेवरिंग में, इस टाइप की। तो ऐसी गवर्नमेंट ज़्यादा तक चलती नहीं है। तो उसके बारे में भी बहुत एक प्रश्न चिन्ह उपस्थित हो जाता है कि इन सबको एक साथ कैसे लेके आएंगे, ये 5 साल कैसे चलेंगे, ताकि फिर से एक बार इलेक्शन एक साथ हो। तो ये बहुत इशू है। इलेक्शन कमीशन का भी एक रोल इसमें किस तरीके से है, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है इसके ऊपर। और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़
holding simultaneous election with required certain requirements such as curtailment and extension of terms of the House of the Parliament मतलब लोकसभा, House of the People, State Legislative Assemblies, amendment to the relevant provisions of the Constitution, amending to the Representation of People Act 1951, reflecting by states to these constitutional amendments। देखिए पहले हमने कह दिया था कि हर एक जो स्टेट है उसके 5 ईयर्स तो कंप्लीट हुए नहीं है, ताकि हम एक साथ इलेक्शन ले लिए जाएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो वो सारी के सारे जो जिसके पास ईयर कंप्लीट हुए हैं या फिर उसको एक साथ लेकर आना है, तो इसके से हमें अमेंडमेंट करनी पड़ेंगे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि स्पेशली अमेंडमेंट होने वाली है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो 1915 में हुआ था। तो ये किस तरीके से ये जो क्या बोलते इससे अमेंडमेंट होगी, ये बहुत ही एक इशू है, और ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम भी हमें फेस करना पड़ेगा अगर एक साथ इलेक्शन की बात करते तो। नेशनल एंड स्टेट इश्यूज आर डिफरेंट। देखिए जब इलेक्शंस होते हैं तो एक किसी मुद्दे के ऊपर इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं, जैसे कि 1975 में हुआ था कि नहीं बाबा हमें ये करना है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, हमारे देश में डेमोक्रेसी को बचाना है, तो इस मुद्दे के ऊपर इलेक्शन लड़ा गया था, तो पूरे देश को एकत्रित करने की बात की जा रही है। लेकिन जब हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट असेंबलीज में जो अलग अलग स्टेट्स होते हैं उनके मुद्दे थोड़े अलग अलग होते हैं, जैसे कि कई बार मुद्दे पानी विवाद को लेकर, जैसे कि कावेरी रिवर वाटर के ऊपर मतलब लड़ा जाता है, तो ये तो साउथ की बात होगी ना, तो ये यहाँ पे महाराष्ट्र की जैसे गवर्नमेंट है वो उसके हिसाब से थोड़ी इसको कुछ फ़ायदा होने वाला है। तो इस तरीके के जो इश्यूज़ होते हैं वो बहुत ही अलग अलग होते हैं। तो ये भी एक बात हो गई है कि इसमें सिर्फ उन्हीं पार्टीज़ को फ़ायदा मिलेगा जो बहुत ही नेशनल लेवल पर प्लेयर, मतलब नेशनल पार्टीज़ को इसमें ज़्यादा फेवरिंग मिलेगी। ओके, क्योंकि नेशनल इश्यूज़ अलग होते हैं और स्टेट के इश्यूज़ थोड़े अलग अलग होते हैं। ओके, तो ये इसमें यहाँ पे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और reduce government accountability to the people as frequent elections bring the politicians back to the voters and enhance accountability to the politicians to the people to the public। देखिए जब बार बार इलेक्शंस होते हैं तो क्या होता है, जो वहाँ का जो लीडर होता है वो हमेशा कनेक्टेड रहता है वहाँ के वोटर से, ताकि अगर बार बार इलेक्शंस होते हैं तो उसे हर बार वोट मांगने के लिए जाना पड़ता है और जवाब देना पड़ता है कि नहीं मैंने इतने इतने साल में ये काम किया है। तो इस तरीके की जो अकाउंटेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाएगी। उसको पता है एक बार जीत गए तो अभी तो इसको 5 ईयर के बाद ही देखना पड़ेगा। तो उनके बीच में वोटर्स और इलेक्टेड जो मेंबर है उनके बीच में गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इट कैन गो against federalism as when an election in a state is postponed until the synchronized phased president rule will have to the impose the interim period of that state। देखिए फेडरलिज्म का भी यहाँ पे इश्यूज आ जाएगा, क्योंकि इंडिया में क्या फेडरलिज्म है, इसमें ऐसा होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है तो इस यहाँ जो सेंट्रली जो गवर्न कर रही है, ये जो स्टेट है इसके अलग पावर होते हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट है इसके अलग पावर होते हैं। अगर हम एक साथ इलेक्शन लेने की बात कर दी जाएंगे तो जो स्टेट की जो पावर्स है वो वहाँ पे बहुत हद तक इम्पैक्ट कर रही है निगेटिवली। तो ये एक इशू फेडरलिज्म के खिलाफ में बात कर रहा है। ओके, तो अभी हम बात करेंगे होमोजेनाइजेशन ऑफ द कंट्री इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग इक्वालिटी, सस्टेनिंग plurality and promoting local and regional leadership as simultaneous election में promote national parties। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो हमारी कंट्रीज़ का जो वातावरण है वो एक सा हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो वोटिंग किस हिसाब से करेंगे, नेशनल पार्टीज़ को करेंगे। जो रीजनल जो लीडर्स होते हैं इनको इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि उनके इश्यूज़ अलग होंगे और नेशनल के इश्यूज़ अलग। तो वोटर्स का जो सेंटिमेंट्स होगा तो पता नहीं वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा हमेशा ऐसे रिएक्ट करता है कि हमें इंडिया को यूनाइटेड रखना है। तो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली बात हो गई है एक साथ अगर इलेक्शंस होते हैं तो। अब देखते हैं इससे रिलेटेड जो कंक्लूजन निकल के आता है वो एनालिसिस फाइनेंशियल implications, effect
of MCC and Law Commission's recommendations suggest that there is a feasibility to restore simultaneous elections. It existed during the first 2 decades of India's independence. तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऑलरेडी इंडिया में पहले से एक साथ इलेक्शंस हो रहे थे, तो अभी भी अगर हम सोचते हैं कि एक साथ इलेक्शन ले लिए जाएंगे तो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी वेरी पॉसिबल इन द इंडिया, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में था। ओके लेकिन साथ ही साथ में यहाँ पे और एक बात कही जा रही है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन कैन नॉट बी द पेनिसिया, मतलब ये कोई सोल्यूशन नहीं है किसी भी, मतलब एक साथ इलेक्शन ले लिए जाएंगे तो सारे इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे, ये कोई बात नहीं है। द इश्यूज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंट इलेक्शंस कैन बी एड्रेस्ड बाय री लुकिंग एट द ड्यूरेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शंस अंडर MCC, मतलब जो आचार संहिता जो लागू होती है जिससे पब्लिक लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, एक काम करो, या फिर वेलफेयर पॉलिसीज जो डिस्टर्ब हो रही है, एक काम कीजिए ना, आप उस आचार संहिता के टाइम को ही कम कर लीजिए। इससे भी क्या हो जाएगा, मतलब साइमल्टेनियस इलेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी और जो हमें जो नुकसान हो रहा है वो भी ऐसे से उससे गेन हो जाएगा। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। कर्बिंग पोल्स एक्सपेंडिचर्स बाय इलेक्टोरल फंडिंग फ्री फॉर्म्स, एक काम कीजिए ना, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो जो हम कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है इलेक्शंस के ऊपर, तो एक काम कीजिए, इसके लिए आप क्या करेंगे, एक फंडिंग का जो प्रोसेस है कि बहुत कम पैसा लीगल दे दिया जाता है, तो इसको आप रिफॉर्म कर लीजिए। ओके, तो इसे भी ज़रूरत नहीं कि एक साथ इलेक्शन ले लिए जाएंगे। तो इस तरीके की बात, ये भी सॉल्यूशन है, इस तरीके की बात की जा रही है। ब्रिंगिंग पॉलिटिकल पार्टीज अंडर RTI एक्सेट्रास, मतलब अगर हमने ब्लैक मनी से इतना ही डर है हम लोगों को, इसको मतलब कम करना है या फिर करप्शन को अगर कम करना है, तो एक काम कर लीजिए ना, आप क्या करिए, एक साथ मतलब जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है उनको फंडिंग कहाँ से आ रही है, उनको RTI के अंदर डाल दीजिए। अगर मतलब जो भी उनकी जो प्रोसेस है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ पे खर्च हो रहा है, ये सब को सब डिस्प्ले हो जाएंगे लोगों को। तो ज़रूरी नहीं कि एक साथ इलेक्शन ले लिए जाएंगे, ले लिए जाए, ताकि हम क्या करें, सभी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें, तो ऐसे भी काम हो सकता है। तो इस तरीके से हमने आज जाना कि एक साथ इलेक्शन की बात किस तरीके से की जा रही है इंडिया में और क्यों की जा रही है। इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि एक ही दिन में इलेक्शंस हो जाएंगे, इलेक्शंस होंगे, फेज वाइज होंगे और पर्टिकुलरली उस स्टेट में होंगे। ओके, और साथ ही साथ में इससे जो पॉलिसीज़ इम्पैक्ट हो रही है उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो बहुत ही कम होने की बात की जा रही है, ह्यूज एक्सपेंडिचर कम होने की बात की जा रही है। साथ ही में साथ एक जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनका टाइमिंग, उनका जो एक्स्ट्रा की मेहनत है, मतलब अनप्रोडक्टिव काम में, वो बहुत ही कम हो जाएंगी, ये बात की जा रही है। पब्लिक लाइफ जो डिस्टर्ब हो रही है इस उससे इनको फ़ायदा हो जाएगा। सोशल जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा हेल्दी रहेगा। और साथ ही साथ में जो पॉपुलर पॉलिसीज़ जो इंट्रोड्यूस कर दी जाती है पॉलिटिकल लोगों के द्वारा, ताकि इलेक्शन में इमीडिएटली इलेक्टोरल गेन हो जाए, तो ये सब थोड़ा सा प्रिवेंटिंग हो जाएगा। और साथ ही साथ में इलेक्शंस में जो वोटिंग का जो परसेंटेज है वो बढ़ जाएगा। इस तरीके की बात इसके फेवरिंग में हो रही है, इसके अगेंस्ट में बात की जा रही है कि ये कोई सोल्यूशन, ये क्या है, जो इलेक्शंस अगर हम एक साथ लेंगे तो बहुत ज़्यादा इशू हो जाएगा कि किस तरीके से इलेक्शन की प्रोसेस कंप्लीट होने वाली है, कोएलिशन गवर्नमेंट का क्या होगा, मेजॉरिटी रहेंगी, 5 साल चलेंगी नहीं चलेंगी, बहुत इशू है। कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से प्रोविजंस है, जो आर्टिकल है उसमें चेंजेस कैसे आएगा, मतलब रिप्रेजेंटेशन का जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट है 1951 में, उसमें क्या किस तरीके से चेंजेस किए जाएंगे, ये एक इशू है। नेशनल इश्यूज़ अलग होते हैं, स्टेट के लिए के इश्यूज़ अलग होते हैं, तो किस तरीके से इसका एकीकरण होगा ये भी पता नहीं। साथ ही साथ में जो अकाउंटेबिलिटी होती है, जिसके लिए अभी तक खींचातानी चल रही थी कि भाई अकाउंटेबिलिटी बढ़े, तो ये इससे अकाउंटेबिलिटी बहुत ही कम होने की बात कही जा रही है, तो ये निगेटिवली बहुत इम्पैक्टेड कर रहा है लोगों को। इट कैन बी गो फेडरलिज्म अगेंस्ट दी फेडरलिज्म, तो ये फेडरलिज्म के बिल्कुल अलग जा रहा है कि सेपरेशन ऑफ द पावर इसमें बिल्कुल भी नहीं है, इंटरफेयर कर रहा है स्टेट के वर्क में सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये फेडरलिज्म के अगेंस्ट में है। और साथ ही साथ होमोनाइजेशन हो जाएगा कंट्रीज़ में कि एक जैसे मतलब समझ में नहीं आएगा, जो लोकल जो रीजनल जो लीडरशिप्स है और नेशनल पार्टीज़ की जो लीडरशिप है वो किस तरीके से प्रमोट होने वाली है, कुछ भी पता नहीं चलेगा।
इस तरीके से इसके अगेंस्ट में बात की जा रही है, लेकिन ये कोई सॉल्यूशन भी नहीं है और साथ में ये इम्पॉसिबल भी नहीं, इस तरीके की बात चल रही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था जो कि इंटरव्यू के हिसाब से या फिर किसी क्वेश्चन के आंसरिंग में बहुत काम में आएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।